गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सी इंटर टैक्सेशन जीएसटी चैप्टर नंबर 12 है ना, ई वे बिल। ई वे बिल में सेक्शन 38 जिसने बहुत कम बोला, एज में बी प्रिस्क्राइब, एज में बी प्रिस्क्राइब, एज में बी प्रिस्क्राइब बोला, सारा प्रिस्क्रिप्शन का लिखा हुआ है रूल 138 में। रूल 138 के 14 क्लॉजेज हैं और ए बी सी डी ई 4-5 उसके सब पार्ट्स भी हैं। ठीक है, 14 क्लॉजेज हमने पढ़ लिए थे। अभी आज अपन उसकी समरी भी देख लेंगे कि सारे क्लॉजेज में क्या क्या है। 138 ए से चलता है, डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज। ये अपन ने पहले इंट्रो में ही पढ़ लिया था, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा डिवाइस उनको कैरी करना है। तो ये रहा सर ए और बी। डॉक्यूमेंट के नाम पे ए की कैटेगरी में से कोई एक होना चाहिए और बी में से भी कोई एक होना चाहिए। क्या मतलब सर कि पहला ए क्या है कि एक तो या तो टैक्स इनवॉइस हो, टैक्स इनवॉइस नहीं है तो बिल्स ऑफ सप्लाई हो, या डिलीवरी चालान, कोई एक चीज़ तो हुई हो। उसके साथ साथ या फिर और इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहाँ पढ़ा है? ई इनवॉइस में पढ़ा है ना। तो देखो कितना वैलिड, कितना जस्टिफाइड रूल बना है। उन्होंने कहा कि ई इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिकली सेव होता है, इलेक्ट्रॉनिकली आर्काइव हो जाता है, मतलब तहखाने में भी इलेक्ट्रॉनिक वे में ही चला जाता है, उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर टैक्स इनवॉइस है तो उसका तो प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अगर ई इनवॉइस है तो उसका सिर्फ IRN होना चाहिए, वो प्रिंटेड नहीं भी होगा तो चलेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो या तो ए में से मतलब कोई ना कोई एक बेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बेस डॉक्यूमेंट मतलब बिल होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक ई वे बिल होना चाहिए। ई वे बिल नहीं है तो क्या होना चाहिए? RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी डिवाइस होता है। ठीक है, जिससे GPS सिस्टम के थ्रू आपको क्या किया जा सकता है? ट्रैक किया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि टोल में भी ये RFID वाला सिस्टम वो लोग यूज़ करेंगे। सुना है आप लोगों ने वो न्यूज़? टोल टैक्स तो देखा होगा ना आप लोगों ने, फास्टैग कार्ड देखा है आप लोगों ने? क्या बोला उसको? GPS को GPPS सिस्टम ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। अभी तो क्या होता है, हम टोल नाका क्रॉस करते हैं तो ही टोल कटता है। अब वो साला क्या कर देंगे, एक ऐसा डिवाइस, ऐसा टैग लगा देंगे हमारी गाड़ी में कि जैसे ही हम हाईवे चढ़ेंगे और हाईवे में जितने किलोमीटर चलेंगे उतने किलोमीटर का अपने आप ही टोल टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। जी सर, जो भी बैलेंस है एग्जैक्ट जी, अब करो। हाँ, कंप्लीट लल्लू वाला रूल था ये तो कि सर एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और एक ई वे बिल होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस के बदल 1, 2, 3 ये चीजें भी चलेगी और ई वे बिल के बदले में ये भी चलेगा। RFID एज अ पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में चल रहा है और कहीं भी नहीं चल रहा, बाकी सब जगह क्या है? ई वे बिल ही है। ठीक है, देन कमिश्नर में नोटिफाई। अब नया रूल क्या कह रहा है ये? कमिश्नर में नोटिफाई टू कैरी टैक्स इनवॉइस, BOS और डिलीवरी चालान इंस्टेड ऑफ ई वे बिल। कि कमिश्नर चाहे तो वो ये नोटिफाई कर सकता है कि सर्टेन डे पे, सर्टेन पीरियड पे या सर्टेन प्लेस के लोगों के लिए अब ई वे बिल नहीं भी होगा तो सिर्फ ये बेस डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यार ई वे बिल का सर्वर डाउन हो गया, मान लो देश में प्राकृतिक आपदा आ गई, इंटरनेट ही नहीं चलते किसी के, तो फिर उस केस में अब ई वे बिल कहाँ से बनाए? तो कमिश्नर नोटिफाई कर देता है कि इतने दिनों तक अब ई वे बिल नहीं भी होगा ना तो बेस डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा। यूनाइटेड किंगडम से फोन है मेरे को। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कमिश्नर नोटिफाई कर देगा, ई वे बिल की जरूरत नहीं है, बेस डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा। अब 138B वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। अब यार ये क्या है कि जहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है ना, पुलिस के साथ साथ GST ऑफिसर भी खड़े रहते हैं और वो GST ऑफिसर वो बिल्स वगैरह चेक करते हैं। बिल्स वगैरह चेक करने के बाद अगर उनको डाउट लगता है कि यार इस बिल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है,
तो फिर वो क्या करते हैं कि पूरा माल निकलवाते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं और फिर जो जांच पड़ताल करनी होती है वो करते हैं। तो उनको इतनी पावर कहाँ से आई? ये यहाँ से आएगी। अब यहाँ बात करेंगे अपन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस। कौन भाई? कमिश्नर ऑथोराइज करेगा किसको? प्रॉपर ऑफिसर को टू वेरीफाई। क्या क्या वेरीफाई करेगा? एक डॉक्यूमेंट और फिर कन्वेंस। या कमिश्नर क्या कर देगा? इंस्टॉल करेगा RFID रीडर। RFID रीडर मतलब वो हम स्कैन करते हैं ना QR कोड, उसी तरीके से RFID डिवाइस को रीड करने का एक RFID रीडर। किसकी तरह होता है ये? आप मॉल में जाते हो, बिलिंग करते हैं तो नहीं, वो एक बारकोड वाला एक मशीन से स्कैन करता है, वैसा एक RFID रीडर वो क्या कर देगा? इंस्टॉल कर देगा, तो पता पड़ जाएगा गाड़ी यहाँ से गुजर गई कि नहीं गुजरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर है ना, ये रियल में पावर है उनके पास। कमिश्नर जहां बोलेगा ना उस इलाके में जाके प्रॉपर ऑफिसर बिठा देगा। प्रॉपर ऑफिसर पुलिस को लेके खड़ा रहेगा, पुलिस गाड़ी रुकवाएगी, प्रॉपर ऑफिसर पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स और बिल वगैरह सब कुछ ओके है तो जाने देगा। उसको लगता है नहीं है सर, ओके नहीं है, तो ये गाड़ी खुलवा, पूरा तिरपाल खुलवा, बता कौन कौन सा माल है, बिल्कुल सब कुछ चेक करवाएगा। अब डाउट है तो करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा, उसके पास पावर है दोनों चीजें चेक करने की। क्लियर है ये? ओके सर, चेक करवाया तो अब क्या होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे कि चेक करवा लिया, गड़बड़ी निकल गई तो फिर वो क्या कर सकता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो बहुत लल्लू लल्लू चीज़ें। एक डॉक्यूमेंट डिवाइड कौन चेक कैरी करेगा? पर्सन इन चार्ज कैरी करेगा। प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, क्या क्या चेक कर सकता है? डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकता है और कन्वेंस भी चेक कर सकता है। ठीक है, हाँ जाऊँ मैं। बाहर कैसे निकलते हैं इधर से? पीछे से दिख रहा है क्या बेटे? अक्षर को दिख रहा है, सुनहरे अक्षर। हाँ भाई, एक बार है ना मेरे ससुराल शुरू में जब मेरी सगाई हुई थी तो मुझे मेरे ससुराल एक लेटर भेजना था किसी चीज़ का, कोई वो कुरियर था, तो मैंने उसमें एड्रेस मेरी राइटिंग में लिख दिया। अब मेरी सासू माँ को पता नहीं था कि मैंने खुद ने लिखा है। क्या बोला था उन्होंने? ऐसा लग रहा है चीटियां इंक में डुबो के चला रखी हूँ। क्या कह रहे हैं? साले मोतियों जैसे अक्षर है, साफ साफ दिख रहा है। ओके, 138C इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। वहां तो सिर्फ चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, यहाँ तो इंस्पेक्शन करेगा। कमिश्नर फिर से ऑथोराइज करेगा किसको? प्रॉपर ऑफिसर को। क्या कर भैया? गुड्स का इंस्पेक्शन कर, मतलब वो चाहेगा सारी चीज़ें वहीं रोड पे निकलवाएगा, काउंटिंग करवाएगा, उनका वजन करवाएगा, उनका वैल्यूएशन करवाएगा, हर चीज़ करवाएगा वो। अब ठीक है, वो करवा रहे हैं। वैसे इनका मॉडल ऑपरेंडी मतलब SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? इन्होंने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं खिड़की में से दिए ड्राइवर ने, इन्होंने चेक किया, इनको लगा प्रॉब्लम है, बेटा नीचे आ जा। ये नीचे आएगा, सबसे पहले इसका फ़ोन ले लेंगे, ड्राइवर का फ़ोन ले लेंगे इसका, ताकि ये किसी को कुछ इन्फॉर्म ना कर सके। फ़ोन ले लेंगे इसका और हाथों हाथ खुद के नंबर से कॉल करेंगे ओनर को, जो सप्लायर है उसको। सप्लायर कॉल करेंगे कि मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम दिख रही है, इस गाड़ी को हम ऑफिस लेके जा रहे हैं, आप ऑफिस पहुँचो। तो वो गाड़ी जहाँ से उसने पकड़ी है वहीं से जो नियरेस्ट GST ऑफिस होगा उस डिविजनल ऑफिस में वो लोग ले जाएंगे। अब वहाँ ऑफिस में ले गए, अब वो पहले उस डीलर की सारी हिस्ट्री चेक करेंगे कि प्रीवियस इसके कार्ड कितने हुए हैं, सही साथ चलता है कि नहीं चलता। फिर ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी का वज़न करने भेजेंगे, ताकि इनको एक वेट से अंदाज़ा पड़ जाए कि डॉक्यूमेंट जो बिल है वो प्रॉपर है कि नहीं। इनको लगता है वज़न ओके, लेकिन फिर और कुछ बात है, तो सारा माल वहाँ खाली करवाएंगे। खाली करवाने के बाद उसका वैल्यूएशन भी करवाएंगे। अब ये सब काम अगर ये कर रहे हैं तो इनके रूल्स और रेगुलेशन क्या है कि सबसे पहले क्या करेगा, ये एक समरी रिपोर्ट बनाएगा।
कौन समरी रिपोर्ट बनाएगा? आप लोग ऐसे किसी को कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी इवेंट की वजह से पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ी है क्या? कभी गए हो पुलिस स्टेशन? कभी नहीं गए। अगर बाहर से देखा है नहीं, कभी पुलिस स्टेशन अंदर जाना हुआ है क्या? जो गए हैं एड्रेस करो प्लीज। लॉकअप में कौन कौन गया आपने? ठीक है, पुलिस स्टेशन में आप जब भी कोई किसी भी चीज़ की रिपोर्ट करवाते हो या किसी भी चीज़ का वो खुद कोई कागजी कार्रवाई करते हैं, तो पता है वो क्या करते हैं? वो एक सिंगल पीस ऑफ पेपर लिखते हैं, उसके एक साइड में से एक छोटा सा मार्जिन का एक लाइन क्रीज ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें हिंदी से लिखने लग जाते हैं। मतलब वो एक अपना पूरा पंचनामा, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। सेम तरीके से काम किसका है? हमारे प्रॉपर ऑफिसर का, कि एक समरी रिपोर्ट बनाए। समरी रिपोर्ट बनाए मतलब अभी रिसेंट का एक केस है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे ई-वे-बिल बनाने के लिए फॉरवर्ड किया और उसका हमने एक पैटर्न बना रखा है। हमने उस क्लाइंट के साथ एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, जिसमें मैं हूँ, मेरे 4-5 स्टाफ हैं, क्लाइंट हैं। तो अब बार बार वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं ई-वे-बिल बनाने के लिए, तो मैंने उसको क्लाइंट को बोल रखा है जब भी ये ग्रुप ही ई-वे-बिल का है सर, जब भी आपको ई-वे-बिल बनवाना हो बिल की फ़ोटो खींच के भेज दिया करो, हमारे स्टाफ में से जो भी फ्री होगा फटाफट ई-वे-बिल बना के उसी ग्रुप में शेयर कर देगा। अब संडे की ही बात है, इस संडे की नहीं, मिलादुल नबी की मंडे की बात है। तो ऑफिस में कोई भी नहीं था, छुट्टी थी। अब उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मैंने आधा घंटा हो गया बिल भेजे हुए, ई-वे-बिल किसी ने बनाया नहीं और मैं आप लोगों की क्लास ले रहा था। तो मैंने हाथों हाथ सिद्धार्थ भैया को फ़ोन किया। सिद्धार्थ भैया उस टाइम पे छुट्टियों में बीकानेर में चल रहे थे। मैंने कहा यार तू घर पे आया तो प्लीज़ ई-वे-बिल बना दे। मैंने कहा ठीक है सर, बना देता हूँ। फटाफट उन्होंने ई-वे-बिल बना के भेज दिया। 2 घंटे बाद जब आप सबकी क्लास ओवर हो गई, उनका कॉल आया कि गाड़ी पकड़ लिए, चलो। चलो, अपन ने ई-वे-बिल बनाया, सब कुछ ओके। जितनी देर हम गाड़ी से वहाँ ऑफिस तक गए, मैंने कहा दिखाओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। तो देखा तो क्या हुआ, 4,25,000 का बिल था। सिद्धार्थ सर एक जीरो लगाना भूल गए थे। 42,500 का उन्होंने ई-वे-बिल बना रखा था। अब मेरे मन में क्या आया कि एक बहुत इनोसेंट सी मिस्टेक है, ये इजीली छूट जाएगा। जिस ऑफिसर ने हमें अब जिस ऑफिसर का फ़ोन आया था, हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली कि ऑफिसर कैसे नेचर का है, ईमानदार है या फिर जैसे होते हैं वैसा है, ठीक है। तो सबने कहा कि नहीं ये बहुत ईमानदार है। मैंने कहा फिर ये मिस्टेक है कि नहीं, मान जाएगा, टेंशन नहीं, जेन्युइन मिस्टेक है, मान जाएगा, छोड़ देगा आपकी गाड़ी, ठीक है। हम गए और मैंने उसको बोल भी दिया, क्लाइंट भी साथ में था, मैं भी साथ में था। मैंने बोल दिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली कि क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, इसमें तो सारी गलती हमारी है। ये आप हमारा ग्रुप देख सकते हो, कंटिन्यूसली इसमें ये बिल भेजते हैं, हम ई-वे-बिल बनाते हैं। इन्होंने देखो पूरा इनवॉइस 4,25,000 का भेजा है, हमसे गलती हुई है 42,500 का। तो ये बोला कि नहीं आप अपनी बिल बुक लेके आओ, हम ये चेक करेंगे कि ये पहली बार ही हुआ है कि ऐसा पहले भी कभी कर रखा हो। हम तो पहली बार किया है तो चलो ठीक है, मान जाएंगे, ठीक है। हम बिल बुक लेके आ गए। अब हम बिल बुक भी लेके आ गए, कहा ये तो सही है, लेकिन उसके साथ में एक लेडी ऑफिसर भी बैठी थी। तो तब तक उसने उसकी क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री पता कर ली और उस हिस्ट्री में उसने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इस क्लाइंट ने कोई एक डिफॉल्ट उसने चेक कर लिया। वो बाद में वीडियो ऑफ करने के बाद डिफॉल्ट क्या था वो बाद में, कोई एक लूप होल उसने देख लिया, जिस लूप होल का ई-वे-बिल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। बस उसने ये देख लिया कि इस क्लाइंट का एक डिफॉल्ट है। अब बस वो पीछे पड़ गई कि डिफॉल्ट है। और इतने में उनका एक बड़ा अधिकारी कमिश्नर टाइप आ गया। उसने बोला देखो सर इसका तो ये डिफॉल्ट है, यहाँ तो ये ओके, ई-वे-बिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक जीरो लगाना भूल गए, लेकिन इस क्लाइंट के साथ ये प्रॉब्लम है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी तो पिक्चर बनाओ, इसकी फुल वेरिफिकेशन करो, जाओ इसके वहाँ पे गोडाउन में इसका स्टॉक सब कुछ चेक करो, अच्छे से इसकी रिपोर्ट बनाओ। वो बेचारा बीपी का पेशेंट और पैर टूट गया, वो नीता अंबानी की तरह ऊपर ही देखने लग गया। हार्ट अटैक ही नहीं आया बस उसको लगा मेरी गजब की सीरीज बनेगी बढ़िया वाली, पहले मैं ट्रांसफर करूंगा फिर
कौन है? तो इस क्लास के बाद चल जाएंगे ना। तो कहानी सुन रहे थे अपन, तो फिर क्या हुआ कि कमिश्नर बोल गया कि इनकी तो पूरी रिपोर्ट बनाओ, ऐसा वैसा, बहुत लंबी चौड़ी। वो घबरा गया बेचारा। तो मैंने उनसे कहा कि सर क्यों डरा रहे हो बच्चे को? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैंने कहा जो आपने पकड़ा है वो तो बहुत छोटा फॉल्ट है। कि नहीं, ये जो पकड़ा है तो छोड़ देंगे, हम बड़े वाले फॉल्ट के लिए पकड़ेंगे। मैं देख लो सर कि ठीक है, फिर पेनल्टी भरो और जाओ। तो उन्होंने 4 टाइम्स पेनल्टी भरवाई, मतलब 3 लाख रुपीज़ की पेनल्टी भरवाई उससे, सिर्फ एक जीरो के चक्कर में। क्योंकि 4,25,000 का बिल था, उसमें 75,000 अराउंड का टैक्स हो रहा था। तो 75,000 का 4 टाइम्स 3,06,000 उन्होंने उससे पेनल्टी भरवाई। उस बेचारे ने खड़े खड़े आधे घंटे में 3 लाख रुपीज़ की पेनल्टी भरी। हम सीख रहे थे कि ये सारी बातें कहाँ से। वो प्रॉपर ऑफिसर जब लेके जाएगा ना, तो क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर वो समरी रिपोर्ट, इस समरी रिपोर्ट में तो सिर्फ वो रीज़न बोलेगा कि इनको रुकवाने का, यहाँ लाने का और इंस्पेक्शन करने का मेरे पास रीज़न टू बिलीव क्या है कि सर ई-वे बिल और इनवॉइस का जो अमाउंट है वो मैच नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि इनवॉइस कम का बना हुआ है या ज़्यादा का बना हुआ है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं डिटेल में इंस्पेक्शन कर सकूँ। तो पहले तो वो समरी बताएगा, कितने देर में बनाएगा, 24 आवर्स में बनाएगा पार्ट ए। अगर माल ज़्यादा है, समरी बनाने में भी उसको टाइम लग रहा है, तो फिर वो चाहे तो कमिश्नर से एक्सटेंशन ले सकता है कि सर 24 आवर्स से मुझे ज़्यादा ग्रांट कर दो। और प्रॉपर ऑफिसर खुद कमिश्नर से परमिशन मांगेगा कि 24 आवर्स से मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फिर 3 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, जिसको अपन बोलेंगे पार्ट बी। क्लियर? पहले समरी रिपोर्ट बनाएगा, फिर फाइनल रिपोर्ट बनाएगा। पीरियड काउंटेड फ्रॉम मिडनाइट ऑफ द डे ऑफ इंस्पेक्शन। मिडनाइट ऑफ द डे ऑफ द इंस्पेक्शन मतलब जिस दिन पकड़ी ना, वो दिन काउंट नहीं होगा, अगले दिन से काउंट होगा, अगला 24 घंटे या फिर अगले 1, 2, 3 दिन, ठीक है। ओके, वंस इंस्पेक्शन डन, नो फर्दर इंस्पेक्शन। लाइक चालान, तुम 3 बिठा के दौड़ रहे हो, तुम्हारा चालान बन गया। अब जिस दिन चालान बन गया उस दिन पूरे दिन 3 बिठाओ, तुम कोई टेंशन नहीं है। बिना हेलमेट का चालान बन गया उस दिन फ्री तुम। सेम यहाँ पे भी है। अब उसका 3 लाख रुपए का चालान तो बन गया, हमने पेनल्टी जमा करा दी। अब वो ई-वे बिल तो गलत ही था ना, 1 जीरो ही कम था, बोले कि था तो गलत। अब वो पूछ रहा है सर नया ई-वे बिल बनाओगे? नहीं, चालान कट तो गया। अब पूरे दिन जब तक तुम्हारी गाड़ी मुंबई जा रही थी, जब तक मुंबई जाए ये चालान दिखा के तुम घूम सकते हो कि हमारी पर्ची कट चुकी है, दोबारा पर्ची काटने की जरूरत नहीं है। मजा आ गया, गजब का दिमाग है इसका, और कितना चोर आदमी है। और बढ़ दे, मैं भी नहीं सोचता ऐसे हद तक। तो हाँ, खराब हो गया तो हो गया सर, बीच में माल खराब हो गया तो हाँ होता है। अब एक बार क्या हुआ कि मेरे रिलेटिव ने एक गिफ्ट आइटम मंगाया था उनके पूरे शहर में बांटने के लिए। उन्हें कोई इवेंट था जिसमें उनके पूरे शहर को उनको क्या बांटना था, एक गिफ्ट आइटम था जिसमें फ्रेम थी, फोटो फ्रेम थी, ठीक है। तो इसने एक ट्रक भर के फोटो फ्रेम मंगवाई। रास्ते में जीएसटी वालों ने गाड़ी पकड़ ली, और गाड़ी पकड़ ली तो इंस्पेक्शन में चली गई। इंस्पेक्शन में चली गई तो उन्होंने फोटो फ्रेम निकाली ना, तो निकाल के फेंकी, सारी फोटो फ्रेम के कांच टूट गए, हो गया खराब, कोई भी नहीं देगा। जीएसटी वाले पैसे नहीं कि हमने तोड़े। नहीं, एक पेनल्टी भी ली उन्होंने, फीस भी ली, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 200% तो पेनल्टी ली, और फिर एक और पेनल्टी ली जो भी 200% है। इसमें एक पेनल्टी और होती है जो वो मैडम मुझे समझा रही थी कि ये तो शुगर मानो कि हम अप टू द इनवॉइस वैल्यू की पेनल्टी नहीं बना रहे। तो एक सेक्शन में अप टू द इनवॉइस वैल्यू भी बनती है, तो फिर तो 5 लाख जाता, 5-5.5 लाख जाता उसका। उसको तो हार्ट अटैक ही आता, मैं तो मर ही जाता। 3 लाख रुपए, पागल समझो ना। जेन्युइन गलती तो वो छोड़ ही देता, उसको उस क्लाइंट में कोई और फॉल्ट मिल गया, जिस फॉल्ट को दिखा के उन्होंने कहा देखो इतने पे ही छोड़ रहे हैं,
नहीं तो हम आपके घर आएंगे तो लंबी फिल्म बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी मान गया कि हाँ भाई लो 3 लाख रुपए जाने दो मेरे को, ठीक है। अगर आगे की वजह से गलती से होता तो अगर मतलब अगर प्रैक्टिस में मेरी वजह से गलती हो रही है तो मेरे से पैसा लेना चाहिए ना उसको एक तरीके से, भाई तूने 1 0 कम लगाया तो सब सही दिया था, 3 लाख तेरे को देने चाहिए, बात लॉजिकल व्यवहारिक सही कह रहे हो, लेकिन अगर आप सीए बन जाते हो तो आपका प्रोफेशन ऐसा है इसमें आपका एक पैसा नहीं लगता। आप गलती भी करोगे तो भी पैसे क्लाइंट को ही भुगतने पड़ेंगे। क्लाइंट के ही पैसों से आपका घर चलता है, क्लाइंट के ही पैसों से आप सीखते हो। हमेशा पैसा किसका लगता है? क्लाइंट का ही लगता है। उसकी गर्दन बहुत नाजुक है बेचारे की, बहुत जल्दी दब जाती है। 138D डिटेंशन ऑफ व्हीकल, सर इंस्पेक्शन कुछ भी नहीं कर रहा, डिटेन करके रख रहा है। तो फॉर मोर देन 30 मिनट्स अगर साले तूने 30 मिनट से ज़्यादा हमारी गाड़ी रोकी तो पहले तू पोर्टल पे अपलोड कर इन्फॉर्मेशन कि तूने गाड़ी क्यों रोकी, ठीक है। तो नहीं सॉरी वो नहीं, ट्रांसपोर्टर कैन अपलोड इन्फो कि हमारी गाड़ी इस ऑफिसर ने रोक दी है, ताकि क्या हो उसका वैलिडिटी जो है ना उसका एक्सटेंशन उसको मिल सके। अगर आधे घंटे से ज़्यादा की गाड़ी क्या हो रही है, डिटेन हो रही है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में किसी एक का भी ई वे बिल गलत होगा तो वो लोग तो गाड़ी रुकवा देंगे और उसके एक के ई वे बिल के चक्कर में बाकी के ई वे बिल सफ़र करेंगे। तो ट्रांसपोर्टर को जैसे ही फ़ोन आएगा कि सर गाड़ी रुक गई है अपनी और आधे घंटे में छूटी नहीं गाड़ी, तो उसको अब ट्रांसपोर्टर आईडी से ई वे बिल पोर्टल पे जाके ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी यहाँ पे डिटेन कर ली गई है, ताकि उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड हो सके इन स्पेसिफिक फॉर्म इन कॉमन पोर्टल। डन। नोट्स तो यहीं तक बने हुए थे, अब वो ई वाला रह गया है। सर एक बार रोकने पे अगर वो सब कुछ सही तो फिर दूसरी बार आगे थोड़ी रोकता वो मतलब अभी आपको किसी ने मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे रोक दिया सर, हाँ, और आपको गुजरात जाना है, गुजरात की बॉर्डर पे आप बता दो कि मुझे पहले रोक दिया और सब कुछ क्लियर है। उन्होंने नहीं, अगर चालान नहीं बनाया तो रोकेंगे तो सब हाथ दिखाने में क्या है, उसको थोड़ी पता है, माथे पे थोड़ी दिख रहा है रोक लिया गाड़ी को, चालान बन गया तो हर अब चालान बन गया है तो ये चालान ले लो, नहीं बना है क्योंकि सब कुछ पहले ही सही था, ये डॉक्यूमेंट ले लो वापस सब कुछ सही है। नहीं तो फिर ये क्या कहेगा, सर अगर ऐसा होता कि एक बार रोक लिया सब कुछ सही था जाने दिया और आगे रोक नहीं सकता तो बीच में गाड़ी और बढ़ देगा ना। आपकी लिमिट कम हो गया, ऐसे आधा घंटे 2-3 लोग तो 1-1.5 घंटे हो गए सो हो गए, आधा घंटा नहीं लगता, कागज चेक करने में 5 मिनट लगते हैं और 500 की नोट लगती है बस। वो जो चालान करता है उसकी हार्ड कॉपी आती है, सॉफ्ट कॉपी आती है? हार्ड कॉपी आती है। मतलब पेपर? हार्ड कॉपी पेपर नहीं होगा तो ये पत्थर हो गया। वो फिर उसमें भी क्यूआर होता है कि सामने चेक करता है कि नहीं, तो फिर ऐसा होता है उसमें रेफरेंस नंबर होता है, जीएसटी ऑफिसर का सील साइन होता है, ऐसे ही कच्ची गोलियां नहीं खेली किसी ने। रेफरेंस नंबर होता है उसमें, पोर्टल पे चढ़ता है वो। देश की सरकार हमसे ज़्यादा तकनीकी और आधुनिक बन चुकी है यार। अब मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है यार। 138E नया वाला, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। वो जो सस्पेंशन वाला केस है ना, कैंसिलेशन से पहले आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है, हाँ, ताकि आप रिटर्न ना फाइल कर सको, आगे और डैमेज ना कर सको सरकार के रेवेन्यू का। उससे पहले एक और स्टेप ले लेती है सरकार कि ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी रोक देती है। मीन्स अब मेरा एक क्लाइंट था जो पहले किसी और से अपने रिटर्न फाइल करवाता था, तो उसके कंसल्टेंट ने बहुत टाइम से उसका रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, तो सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड और कैंसिल तो नहीं किया, पर उसकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी क्या कर दी, ब्लॉक कर दी। अब उसको ये बात ही पता नहीं थी कि मेरे रिटर्न फाइल नहीं हो रहे, उसको तो लग रहा है मैं डिटेल दे रहा हूँ तो रिटर्न फाइल हो रहे होंगे। अब क्या हुआ कि जब उसने किसी से माल खरीदा, बड़ी कंपनी से उसका माल आता था, बिना ई वे बिल के माल आता नहीं था। अब कंपनी जब उसका ई वे बिल बनाने गई तो ई वे बिल बनाई नहीं, ई वे बिल बनाई नहीं तो मैसेज पॉपअप हुआ
his e-way generation facility has been blocked due to non filing of return, तो उसको उस कंपनी ने बताया कि भाई साहब रिटर्न तो फाइल करो, आपका ई-वे बिल ही नहीं बन पा रहा, और ई-वे बिल नहीं बनेगा तो हम माल रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत तो हमें हो जाएगी, तो वो माल खरीद ही नहीं पा रहा। तो उसको पता पड़ा कि इतने टाइम से मेरे रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, फिर वो मेरे पास आया, बरसों में उसके रिटर्न फाइल हुए विद पेनल्टीज, और फिर उसकी ई-वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी क्या हो गई, वापस से रिज्यूम हो गई। ठीक है, तो restriction on furnishing of info in part A of GST EW01, no person, consignor, consignee, transporter, eco or courier agency shall be allowed to fill part A in respect of following registered person, whether as supplier or recipient. Composition supplier not furnished, वही वो रिटर्न फाइल ना करो तो हम ब्लॉक कर देंगे, वो वाली बात है। नॉट फर्निश्ड स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर 2 consecutive क्वार्टर्स। तो अब यार जब रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि जो कंपोजिशन डीलर होते हैं इनका जो रिटर्न सबमिट होता है, तो कंपोजिशन वाला डीलर कौन होता है सर, जिसको इनपुट आउटपुट नहीं खेलना होता, उसने तो जो भी टर्नओवर माल सेल करा है उसका 1% उसको टैक्स जमा कराना है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे है कि भाई ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो आप क्या करो, साल में 4 बार क्वार्टरली बेसिस पे 1, 2, 3 and 4 आप जितना भी आपका टर्नओवर है उसका 1% सिर्फ टैक्स जमा करा दो। टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट। सरकार को कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं। तुमने 2 लाख का माल सेल करा, 2 लाख का 1% 2000, इस क्वार्टर में 5 लाख तो 5000, इस क्वार्टर में 6 लाख तो 6000, 7 लाख तो 7000। फिर जब पूरा साल खत्म हो जाता है तो अप टू 30th अप्रैल या 30th अप्रैल, या मैं भूल रहा हूँ 18 अप्रैल है शायद, अप टू 18 अप्रैल नहीं 30th अप्रैल ही, 18 को तो ये टैक्स पेमेंट होता है, अप टू 30th अप्रैल उसको पूरे साल का एक सिंगल रिटर्न फाइल करना होता है इस दिन। ठीक है, तो ये रिटर्न वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि रिटर्न का फॉर्म क्या है, टैक्स पेमेंट कैसे होता है। अभी हाल फिलहाल क्या कह रहा है, कंपोजिशन डीलर है ना, और साले तूने 2 क्वार्टर से टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो तेरी ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी क्या कर देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। तो तेरे लिए तू सप्लायर हो कि रिसिपिएंट हो, तेरे लिए ई-वे बिल कोई भी जनरेट नहीं कर पाएगा, तो खुद भी नहीं कर पाएगा, तेरा रिसिपिएंट तेरा सप्लायर भी नहीं कर पाएगा, इवन ट्रांसपोर्टर भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही ई-वे और तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी, जनरेट हो ही नहीं पाएगा, सबमिट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, कौन, हाँ ये बोल रहे, सस्पेंड नहीं है, ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक। सस्पेंड तो अपन ने सेक्शन 30, 29, 30 में पढ़ा है, वो अलग सेक्शन है। ये तो ई-वे बिल जनरेट नहीं हो रहा, तो रीज़न क्या है, तूने टैक्स जमा नहीं करा, टैक्स जमा करा, अप्लाई कर के माय बाप प्लीज़ जनरेशन को रिज्यूम करो, तो वापस से रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, पर्सन अंडर रेगुलर स्कीम नॉट फर्निश रिटर्न फॉर कॉन्सिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड्स, 2 टैक्स पीरियड, मतलब मंथली है तो 2 months और क्वार्टरली है तो 2 क्वार्टर। मेरे को थोड़ा डाउट है कि 2 महीने 2 क्वार्टर है कि नहीं, मेरे हिसाब से 6 महीने ही है ये। टू टैक्स पीरियड ही है, सॉरी यही है, मतलब मंथली है तो 2 महीने, क्वार्टरली है तो 2 क्वार्टर। ठीक है, ओके। देन पर्सन रेगुलर स्कीम नॉट फाइल GSTR1 फॉर एनी 2 months, यहाँ रिटर्न्स लिखा हुआ है, तो रिटर्न्स में तो GSTR3B भी आ जाएगा, और यहाँ GSTR1 के लिए अलग से एक कॉलम है कि 2 महीने या क्वार्टर का नहीं किया है एज द केस में भी, तो ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया ये कंडीशंस याद रखना, क्योंकि केस स्टडी आएगी कि ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, या किस किस रीजन से ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, देन अ पर्सन whose registration has been suspended, कि जिसका रजिस्ट्रेशन ही क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, तो वो जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, ई-वे बिल भी जनरेट नहीं कर सकता। However, commissioner on a sufficient cause shown and for reason to be recorded in writing allowed to furnish part A subject to prescribed conditions and restrictions। मतलब अब सर माई बाप प्लीज कर लेंगे ई-वे बिल जनरेट, तो कहाँ जाना पड़ेगा, कमिश्नर के पास,
उसको अपना कॉस्ट शो करना पड़ेगा कि ये गलती है, हम कर लेंगे, मान जाओ, तो वो उसको लगा तो, और टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, क्या है यार इसके घर में ये हादसा हो गया था इसलिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, अब हमने इंश्योर कर लिया कि ये अगले वीक में रिटर्न फाइल कर देगा, तो हम इसको 1 हफ्ते की टाइम और दे रहे हैं, ठीक है, कमिश्नर अलाउ कर सकता है। कंप्लीट। लास्ट पढ़ेंगे अपन समरी। हाँ मतलब कि एज अ सप्लायर आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप एज अ सप्लायर ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, एज अ रिसिपिएंट तो आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। हाँ तो ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये लाइन कहाँ पड़ी हुई है? Blocking of GST on e-way bill generation would only be for the defaulting supplier GST and not for the recipient or transporter GST. Suspended GST cannot generate as supplier. However, the suspended GST can get e-way bill generated as recipient or transporter. ये अमेंडमेंट है, ये पहले नहीं था। तो अपन ने ये जो लाइन लिखी ना, ये हट जाएगा, ये लाइन हटके वो जो ब्लॉक लेटर्स में लाइन लिखी हुई है ना वो लिखी आ जाएगी। क्या कि सिर्फ एज अ सप्लायर आपका ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन आप रिसिपिएंट हो तो फिर आपका ई वे बिल जनरेट हो सकता है। समझाऊं वापस? मैं माल बेच रहा हूं पलक को, मैं माल खरीद रहा हूं किससे? यशपाल से, ठीक है। तो जब मैं माल बेच रहा हूं तो एज अ सप्लायर अब अगर ई वे बिल जनरेट हो रहा है, मैं करूं कि ये करें, ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं माल खरीद रहा हूं तब ये मेरे अगेंस्ट में ई वे बिल जनरेट कर सकता है, ठीक है। मैं खरीद तो सकता हूं, आउटवर्ड सप्लायर नहीं कर सकता। क्लियर? हाँ, पलक भी मेरे अगेंस्ट में इशू नहीं कर सकता। एज अ रेसिपिएंट पलक, एज अ सप्लायर मेरा ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई नहीं हो सकता, इनवर्ड सप्लाई हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं 2 पॉइंट। अभी अपन यहाँ पे आएंगे ना, उसमें देखते हैं समरी में। क्लॉज 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। 14 और 5। पहला क्लॉज 1 किसके लिए है? कहाँ मर गया रे? क्लॉज 1 किसके लिए है? रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल के 50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। और एक्सेप्शन कौन है? कि प्रिंसिपल टू जॉब व्हीकल और सीटीपी, इनका तो 50,000 से कम है तो भी क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल बनाना पड़ेगा। फिर सेकंड, ये सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, इधर आएगा, ये एडिटिंग का प्रॉब्लम है। इन्फो टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में तो इनवॉइस की डिटेल्स, पार्ट बी में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की डिटेल, व्हीकल नंबर वगैरह आता है, ठीक है। ये वाउचर नंबर लिखा हो, ये भी गलत है, ये व्हीकल नंबर आएगा। Who are mandatory required to generate e-way bill? अरे काम करते हैं यार। सारे ही पेट टेढ़े बनेंगे यार। ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? हाँ,
कितना टाइम पास होता है यार, चारों का टाइम खराब होता है। चल रहा है नहीं? तो कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपन? 150,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सेप्शन इंटर स्टेट ट्रांसफर में प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर और सीटीपी का कौन सा नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इनको 50,000 से कम में भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। फिर सेकंड वाला क्या बताया? इन्फो टू बी फर्निश्ड इन ई-वे बिल, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इनवॉइस डिटेल, सेलर रेसिपिएंट इनवॉइस नंबर वैल्यूज, और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर डिटेल और वी नंबर मतलब व्हीकल नंबर। ठीक है। फिर who are mandatorily required to generate e-way bill, registered supplier और registered recipient और transporter, तीनों में से कोई भी है जो registered होगा वो। Then 4 unique e-way bill number for every e-way bill, लल्लू था ये। ठीक है। 5 transfer from one conveyance to another, e-way bill तो एक ही होगा, पार्ट बी मल्टीपल टाइम क्या हो सकता है? अपडेट हो सकता है। पार्ट बी कैन बी अपडेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कहाँ तक पहुंचे अपन? 6 कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, सिंगल ई-वे बिल ट्रिप शीट होती है, सारे ई-वे बिल के नंबर उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। सिंगल ई-वे बिल इंस्टेड ऑफ मल्टीपल ई-वे बिल, जीएसटी EWB 02 फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट इन अ सिंगल व्हीकल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट ई-वे बिल व्हेन सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ हैव नॉट जनरेटेड, ट्रांसपोर्टर जनरेट कर देगा। इन्फो पार्ट ए of form GST EWB 01 can be used for filing GSTR 1, पार्ट ए का डिटेल यूज कर दिया जाएगा GSTR 1 फाइल करने के लिए। Cancellation of e-way bill within 24 hours cannot be edited, part B can be updated. Validity of e-way bill per 100 km 1 day for ODC over dimensional vehicle, for per 20 km 1 day, days shall be counted from the next day of generation। ये 100 का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है। Acceptance of e-way bill 72 hours or delivery whichever is earlier। Deemed acceptance of e-way bill if not accepted whichever is earlier, 72 hours और delivery। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और ये टाइम लैप्स हो गया तो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। ठीक है। ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट, वैलिड इन ऑल स्टेट, ऑल इंडिया वैलिडिटी। हर स्टेट के अलग अलग ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ है? कुछ पूछना नहीं? टी 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 मैंने आपको 100 रुपये में माल खरीदा, आपने 18% जीएसटी लगा, 118 हुआ, उसमें कोई वैल्यू एडिशन करके नहीं बेच रहा। हाँ। 118 पे आगे जीएसटी लगा है, सिर्फ 118 पे बेच तू बावड़ा है क्या? ये सवाल अब पूछ रहे हैं, मर जाना चाहिए तेरे को। तो नहीं लगेगा। मैं जवाब ही नहीं दूंगा ऐसे बेकार उसका। ये तो वो बात हो गई, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मैं तो नहीं बताऊँ, तू जोर से पूछ ले, क्लास में कोई भी समझदार स्टूडेंट बता देगा इसका जवाब। बता रहे हैं, नहीं मान रहा ना बेटा, मान ले इनकी बात सही बता रहे होंगे। ये तो मना करते हैं। हमने तो बनाई तो फिर इसमें मेरा एक डाउट था। मत पूछ तो तूने फीस दे दी क्या बेटा पूरे? बस तो अब भगे। बेटा इसका सवाल है कि अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उस पर 18 रुपये जीएसटी लग गया, 118 की मेरी खरीद है, और अब मैं बिना वैल्यू एडिशन के उसको बेच रहा हूँ, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूँ, तो उसको 100 प्लस जीएसटी में बेचूंगा कि 118 प्लस जीएसटी में बेचूंगा? 100 प्लस जीएसटी में, क्योंकि कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, तो 100 प्लस जीएसटी में खरीद के लाया, तो जीएसटी का तो इनपुट मिल गया ना उसको। कॉस्ट कितने की पड़ी? 100 रुपये की। कोई वैलिडेशन नहीं तो बेचेगा 100 में और प्लस जीएसटी में। बेटा चुप हो जाओ प्लीज। सिद्धार्थ के डाउट ऐसे ऐसे नहीं होते, उसमें कहीं ना कोई चोरी छुपी हुई रहती है। बोल बेटा, मैं दिल्ली में हूँ, तू मुंबई में है, क्यों?
हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन मैं फिर अगर मैं आपसे माल मंगाऊंगा तो बिना ईबे बिल के कितना सब तो कोई पकड़ ही लेंगे तो लंबे डिस्टेंस में। ठीक है। मैंने कहा पीयूष तू मंगा माल, तू तो कर ही सकता है। ठीक है, ठीक है। ईबे बिल तुम दूर में तेरे से माल खरीद दूंगा। हाँ उसने आपसे 100 रुपये मंगाया, हाँ। 18 रुपये जीएसटी भी दे दी, 118 और बिल से 118 में खरीद रहा हूँ, जीएसटी भी नहीं लगा, ऐसा कर सकता क्यों, ये तुझे बिना ईवे बिल के कैसे इशू कर सकता है? हूँ। तो बगल में ही हो ना। अच्छा तो बगल में है तो ईवे बिल नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है? पूरा ईवे बिल का रूल पढ़ लिया कि जहाँ 20 किलोमीटर में वो था 20। अरे अभी आएगा, अभी आएगी वो बात कि 20 किलोमीटर वाला नाटक क्या है। वो क्या था मैं भूल गया। एक तो वे ब्रिज 20 किलोमीटर है और पार्ट ए पार्ट बी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो पार्ट बी फिल करने की ज़रूरत नहीं है ना? तो ईवे बिल तो बनेगा ना भाई। तो आप चेक कौन करेगा? मतलब चेक सिटी में कोई ना कोई तो चेक करेगा, ईवे बिल तो होना चाहिए ना यार। आपका कहना ये है कि सर पास में ही दुकान है तो रास्ते में कौन चेक करेगा? रास्ते में कोई भी चेक नहीं करेगी, पोर्टल पे ईवे बिल तो बनना चाहिए ना। अरे कैसे बनेगा? वो तो वैसे भी मंगा लेता है क्योंकि एज अ रिसिपिएंट तो ईवे बिल जनरेट करना ब्लॉक हुआ ही नहीं है। क्या हो सकता है? मंगाना तो कौन मना कर रहा है तेरे को? तो चाहते हैं ना तो ईवे बिल से मंगाए तो मंगाना ईवे बिल से, क्या दिक्कत है तेरे को? चोरी तो ढंग से कर बेवकूफ। 14 में नेगेटिव लिस्ट है, ये रही नेगेटिव लिस्ट, नोटिफाइड गुड्स। अब ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ाना चाहता, पूरी की पूरी नेगेटिव लिस्ट आपकी समरी में भी लिख रही है बेटा। ये 2 पेज की आपकी समरी है, वो जितने भी आपके पेजेस थे नोट्स के उन सबको हमने बिल्कुल कट साइज कंसोलिडेट करके यहाँ पे लिख दिया है। वो नेगेटिव लिस्ट भी पूरी यहाँ आ गई, ठीक है। अब 138A डॉक्यूमेंट और डिवाइस टू बी कैर्ड बाय PIC। तो पहला टैक्स इनवॉइस, BOA और DC मतलब डिलीवरी चालान, इनवॉइस रेफरेंस नंबर और EWB या RFID, ठीक है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस, कमिश्नर ऑथोराइज करेगा PO को टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, कमिश्नर ऑथोराइज करेगा PO को। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स पार्ट ए समरी रिपोर्ट 24 आवर्स, पार्ट बी फाइनल रिपोर्ट 3 डेज। मतलब जितनी भी याद करने वाली चीजें हैं ना वो सब इसमें आ गई। देन डिटेंशन ऑफ व्हीकल फॉर मोर देन 30 मिनट्स, ट्रांसपोर्टर टू अपलोड इन्फो ऑन कॉमन पोर्टल। बस ये ईवे बिल का चैप्टर तमाम हुआ। 138E वाला कौन सा? ब्लॉकिंग ऑफ ईवे बिल। ठीक, बाय टाटा सी।